Class 9th Economics Chapter Number 1 The Story of Village Palampur. So the purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village Palampur. मतलब कि ये जो चैप्टर है इसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे, और उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक विलेज को जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है। तब यहाँ पे है क्या ना, इस विलेज में जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है और मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये सब भी यहाँ की जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं ये भी यहाँ पे बड़े आराम से होती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन में हमें ये दे रखा है कि पालमपुर जो है वो वेल कनेक्टेड है उसके नेबरिंग विलेजेस और टाउन से, जैसे कि रायगंज जो कि एक बड़ा विलेज है वो पालमपुर से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, और वो अच्छे से मतलब ऑल वेदर रोड, मतलब कि जो अच्छी क्वालिटी की रोड होती हैं जिनको कि हर वेदर्स में यूज़ करा जा सकता है, उनसे लोडेड है। और वहाँ पे बहुत सारे टाइप के ट्रांसपोर्ट जैसे कि बुलक कार, टांगा, ये सब देखने को वहाँ मिलते रहते हैं। और मोटर व्हीकल जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक भी वहाँ पे इजीली देख सकते हैं। उसके अलावा अब जो विलेज है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 450 फैमिलीज़ रहती हैं जो कि डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करती हैं। 450 में से 80 अपर कास्ट फैमिली हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ लैंड को ओन करती हैं। मतलब कि जो मोस्ट ऑफ द विलेज का जो लैंड है वो 80% अपर कास्ट फैमिली के अंडर में है, और बाकी जो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है वो एससीज यानी कि दलित्स है। और वो मतलब कि जो विलेज के किनारों पे उनके छोटे छोटे से घर जो कि मिट्टी वगैरह से बने होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद एक और काफ़ी अच्छी चीज़ जो इस विलेज में है वो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, जिसकी वजह से क्या होता है ट्यूबवेल्स में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। सो अच्छे से वहाँ पे ट्यूबवेल्स वगैरह चल सकते हैं, इरिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और काफ़ी स्मॉल जो प्रोडक्शन बिजनेसेस होते हैं वो भी वहाँ पे करे जा सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल भी है, एक गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर है और एक प्राइवेट हेल्थ सेंटर है। मतलब कि एक तरीके से ये दिखाता है कि जो पालमपुर विलेज है वो अच्छा खासा डेवलप्ड है, वहाँ पे अच्छी रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल्स है और हेल्थ सेंटर भी हैं इवन तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो अब ये एक इमेजिनरी विलेज तो है ही है, तो इसके बारे में हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, अब हम देखेंगे कि प्रोडक्शन एक्चुअली में होता क्या है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ मेजर फैक्टर्स जिनकी जो प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं या प्रोडक्शन कैसा होगा इसको डिसाइड करते हैं, वैसे सबसे फर्स्ट जो आता है वो होता है लैंड। सबसे पहले हमें ज़मीन चाहिए। अगर सपोज हमें एक छोटी सी फैक्ट्री डालनी है तो सबसे पहले ज़मीन चाहिए, और अदर नेचुरल रिसोर्स चाहिए जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, बट मेन इज़ लैंड। उसके बाद हमें ज़मीन है, हमने उस पर फैक्ट्री बना ली है। अब हमें चाहिए लेबर। अब फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए भी लोग चाहिए, तो हमको लेबर चाहिए जो कि एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। और जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है फिज़िकल कैपिटल। अब ये 2 टाइप की होती हैं। पहली जो होती है वो होती है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जैसे कि टूल्स, मशीन, बिल्डिंग। जैसे कि अगर आपके पास एक व्हीकल है, उसको आपने ख़रीदा तब वो फिक्स्ड है, आप उसको 2-4 साल बाद चाहो तो बेच दोगे तब भी आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा। मतलब कि वो आपके पास फिक्स्ड है, वो कहीं जा नहीं रहा है, ना कम होगा ना बढ़ेगा, वो फिक्स्ड है बिल्कुल। उसके बाद एक आती है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का सीन कुछ ऐसा है कि वर्किंग कैपिटल मतलब जैसे कि मनी, रॉ मटेरियल है जो कि आता जाता रहता है, मतलब वो फिक्स नहीं है, वो एक समान सा नहीं रहता। तो यहाँ पे दिखा क्या रहा है, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें लैंड, लेबर, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल चाहिए ही चाहिए होगा, और ये जो 4 चीज़ें हैं इन्हीं को कहते हैं द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब उसके बाद अब देखते हैं फार्मिंग कैसे होती है पालमपुर में। तो पहली चीज़ जो उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि लैंड जो है ना वो फिक्स है, और 75% जो पीपल हैं, लोग वहाँ के,
वो डिपेंड हैं फार्मिंग के ऊपर ही अपने लाइवलीहुड के लिए, मतलब अपने रोज़मर्रा के जीवन को व्यतीत करने के लिए। तो ये क्या बता रहा है अब कि मतलब मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वहाँ की वो फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंड है। और उसके बाद देखते हैं हम कि अब क्या है, हमें ज़्यादा क्रॉप चाहिए बिकॉज लैंड जो है वो फिक्स है, वो बढ़ नहीं सकती। हाँ, पालमपुर में एक चीज़ हुई है कि पिछले कुछ टाइम से क्या हुआ, जो ऐसी लैंड थी जो कि वेस्ट लैंड थी, जिन पे पहले क्रॉप्स नहीं ग्रो हो रही थी, अब उन पे भी क्रॉप ग्रो करी जा रही है। तो उससे क्या हुआ, थोड़ी सी लैंड बढ़ गई, पर जो है वो बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो अब एक और चीज़ क्या है कि आप एक साथ मतलब अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करो, जैसे कि रेनी सीजन में आप खारिफ क्रॉप ग्रो करो, और उसके बाद जब विंटर सीजन आए तो आप रबी क्रॉप्स ग्रो करो, है ना। कंबाइन फार्मिंग करो, मिक्स्ड फार्मिंग करो। और बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अच्छी है तो इरिगेशन अच्छे से हो जाता है, जिसके कारण उन लोग का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है ना। अब ये क्या दिखा रहा है, बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वॉज इरीगेटेड। मतलब कि जो 200 हेक्टेयर्स का एरिया था 1970s में ही वो मतलब अच्छे से इरीगेट हो गया था, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अगला टॉपिक। तो नेक्स्ट में वो हमसे यही बात कर रहा है। तो अब हमारे पास और क्या ऑप्शन है, मतलब अब में हम खेत को नहीं बढ़ा सकते, हमें उसके अंदर ग्रो होने वाली चीज़ों को बढ़ाना है। तो हम क्या करते हैं, अब हमारे पास मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स है। हम HYB सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स यूज़ करें, अच्छे से इरीगेशन करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स दें, पेस्टिसाइड्स डालें। तो उससे क्या होगा, हमारी जो मतलब कि हम एक टाइम में जितना ग्रो करते हैं क्रॉप वो बढ़ जाएगी, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब ये दिखा क्या रहा है, पहले जब हम ट्रेडिशनल वेराइटीज़ ऑफ सीड्स को यूज़ करते थे तब 1300 kg पर हेक्टेयर ग्रो करते थे वो लोग, बट जब से वो HYB सीड्स को यूज़ कर रहे हैं उन्होंने इसको दो तीन गुना बढ़ा दिया है। वो 3200 kg पर हेक्टेयर ग्रो करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। सो अब क्या विल द लैंड सस्टेन, अब क्या लैंड जो है हमेशा ग्रो करने लायक रहेगी, क्योंकि देखा ये गया कि जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स है, जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी सॉइल को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर दे रहे हैं और वाटर लेवल भी काफ़ी नीचे जा रहा है, क्योंकि भैया ट्यूबवेल चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं और चले ही जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो अब लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है फार्मर्स के बीच में पालमपुर में। तो उसके लिए यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है। इसमें ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि जो कल्टीवेशन एरिया है वो 36% है। ठीक है, 36% एरिया में 80% लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं, है ना। मतलब कि 64% जो लोग हैं वो 36% एरिया में कल्टीवेशन कर रहे हैं, नहीं सॉरी 80% लोग 36% में कर रहे हैं, और जो 20% हैं उनके पास 64% है। मतलब कुछ लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी लैंड्स हैं और कुछ के पास छोटी छोटी लैंड्स हैं। तो हो क्या रहा है ना, जैसे कि जो हाई क्लास फैमिलीज़ थी उनके पास बड़ी बड़ी लैंड्स हैं और कुछ के पास मीडियम साइज़ है, कुछ के पास स्मॉल और कुछ के पास तो है ही नहीं। तो जिनके पास नहीं है वो डिपेंड हो जाते हैं जिनके पास है उनके ऊपर। तो अब लेबर कैसे मिलेगा, अब देखो जिनके छोटे छोटे खेत हैं वो लोग क्या करते हैं, वो अपना खुद ही अपना काम कर लेते हैं, पर जिनके मीडियम और लार्ज फार्म है वो लोग क्या करते हैं, वो लेबर्स को हायर करते हैं। ठीक है, तो और उसके बदले वो उनको वेजेस देते हैं, उनकी सैलरीज जो आप कह लो, या फिर फूड्स दे देते हैं उन लोग को। तो वो भी एक तरीके का होता है। अब जो स्मॉल फार्मर्स है ना उनके पास वो सेविंग्स नहीं कर पाते, क्यों, अब उनको जैसे अभी सीड्स बोने हैं तो उसके उन्होंने लोन लिया पहले, क्योंकि उनके पास सेविंग्स तो है नहीं। तो लोन लेके वो पहले ग्रो करते हैं, उनके पास स्मॉल लैंड है, तो जो ग्रो किया उसको जब उन्होंने सेल करा तो उसमें वो थोड़ा खुद खाते हैं, सेविंग करने के लिए बचता नहीं, क्योंकि उन्हें पिछला लोन चुकाना होता है और फिर से उन्हें अगली बार के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता है ना। तो ये था हमारा द कैपिटल नीडेड फॉर इन फार्मिंग।
तो यहाँ पे हमारा फार्मिंग ख़त्म हो गया है। एक और चीज़ है, यदि इनके पास मिड और लार्ज फार्म है ना, उनके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रहता है, मतलब सरप्लस रहता है कि वो सारा खा नहीं पाते, और मतलब कि उनके पास अपने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो उसको क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। और सेल करने से उनके पास सेविंग्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से उनको लोन नहीं लेना पड़ता, वो अपना अगले कल्टीवेशन कर लेते हैं, उनके पास सेविंग्स भी हो जाती है थोड़ी बहुत। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है पालमपुर में। तो जो फर्स्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है वहाँ की, वो है डेयरी। अब डेयरी में क्या, लोगों ने बफेलोज, काउस वगैरह पाला, और ये सब वो ग्रो तो करते ही हैं, वही अपने जानवर्स को भी खिला देते हैं, उसी पे फीड करते हैं, जैसे ज्वार एंड बाजरा वगैरह, इन सब पे वो अपने एनिमल्स को फीड करते हैं। देन उनका जो मिल्क वगैरह और कर्ड होता है, उसको वो जो आस पड़ोस के टाउन्स या फिर सिटीज़ होते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। सेकेंड, वहाँ पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, जैसे कि अब एक छोटा घर है, उन्होंने सपोज़ कोई छोटी सी बास्केट बनाने की या किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, प्रोडक्शन शुरू कर दिया, है ना। तो इस तरीके से कई नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी चल रही है। और उसके अलावा कुछ लोगों ने अपना शॉप्स कर ली, है ना, उन्होंने शॉप्स खोल लिया। उसके अलावा एक और जो मेन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है वो है ट्रांसपोर्ट। अब वहाँ पे वेल डेवलप्ड रोड है, तो जैसे आपने ट्रक या फिर कोई व्हीकल बाय कर लिया, तो वो भी आपका एक सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाता है विलेज पालमपुर में। सो यही था क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।